अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद न्यास, आपका फ़िज़िक्स टीचर। और आज हम डॉपलर इफ़ेक्ट को लास्ट इसका टॉपिक है जो इसकी एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे। डॉपलर इफ़ेक्ट बेसिकली है क्या, मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूं एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले कि डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है। अपेरेंट चेंज इन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एक वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। किस वजह से? ड्यू टू दी रिलेटिव मोशन। किस वजह से? देखिए, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन दी सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये आपके पास एक सोर्स है जो कि साउंड वेव क्रिएट कर रहा है, और ये ऑब्जर्वर है जिसने इस सोर्स वेव्स को आइडेंटिफाई करना है, वेव्स को आइडेंटिफाई करना है कि वेव्स आ रही हैं या नहीं आ रही, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दे रही है या ज़्यादा सुनाई दे रही है। तो इसकी डिफ़ाइन मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज है। मैकेनिकल वेव भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती हैं। किस वजह से? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, कि सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान जो है वो रिलेटिव मोशन हो सकती हैं। इस वजह से जो है आपके पास ये देखिएगा ज़रा कि अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और वो वेव्स क्या हो सकती हैं? मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और वो फ्रीक्वेंसी में चेंज क्यों आता है? क्योंकि रिलेटिव मोशन होती है। अब अगर आपको पता चले कि भाई दो ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई बताओ इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेटिव मोशन कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि इनके दरमियान रिलेटिव मोशन है या नहीं, तो आप सिंपल बोलोगे कि अगर जो है वो डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो रिलेटिव मोशन होगी, अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो रिलेटिव मोशन नहीं होगी। अब डिस्टेंस या तो वैसे डिक्रीज़ हो सकता है या इंक्रीज़ हो सकता है, दोनों में से कोई एक जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब ये तो था उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब आगे इसके फर्दर जो है वो ज़रा देखिएगा। अब नेक्स्ट ज़रा देखना कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव। अब ये इसके 4 पॉसिबल केसेस हैं डॉपलर इफेक्ट के, क्योंकि एक रिलेटिव मोशन हमने ऑब्जर्व करनी है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में। तो ये ज़रा नोट कीजिएगा। अब देखना कि ये आपके पास सोर्स है, इसमें से वेव्स निकल रही हैं, और ये ऑब्जर्वर है। अब नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड द सोर्स, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ जा रहा है, तो फिर उसका अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये बनेगा, v स्पीड ऑफ वेव है, और u क्या है? ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी? ऑब्जर्वर की, विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स। सोर्स के हिसाब से उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव, जब ऑब्जर्वर जो है बच्चों वो क्या करे, वो इस सोर्स से अवे मूव करे, तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। तो बच्चों आपको ये 4 ऑब्जर्व जो है वो इसके केसेस हैं, वो उसको अच्छे से याद होने चाहिए, कि अब चारों फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। डॉपलर इफेक्ट को रिवाइज़ करते वक्त ये मैंने उसकी एक रिवाइज जो है वो प्लेलिस्ट बना दी है कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड द, अगर ऑब्जर्वर बच्चे सोर्स की तरफ जाएगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। व्हेन ऑब्जर्वर मूव अवे, जब ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से अवे जाएगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पे जो आपके पास u है ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास वेव्स और ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करके निकालते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस करके निकालते हैं। तो उसके बाद ये वाला जो है 2 केसेस हैं जब ऑब्जर्वर मूव करेगा, और नीचे वाले ये 2 केसेस हैं जब सोर्स मूव करेगा। व्हेन सोर्स मूव टूवर्ड द ऑब्जर्वर, जब बच्चे ये वाला अब हमने ऑब्जर्वर को रेस्ट पे रखना है, अब सोर्स को मूव करवाना है, और सोर्स की जो स्पीड है वो आपके पास वो us है, UO नहीं है, US है, ये S लिखना है, US है। ठीक है, अगर अब ऑब्जर्वर मूव करेगा सोर्स की तरफ तो फिर अब जो है वो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से f' कैप कह सकते हैं तो ये लगेगी, और अगर जब सोर्स मूव करेगा अवे तो फिर ये वाला जो है वो फार्मूला लगेगा। और ये US क्या है? दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर के लिहाज से इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है सोर्स की, और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है ऑब्जर्वर की। तो ये बचे 4 पॉसिबल केसेस हैं जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए इसकी एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले, या इसके कोई भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करने से पहले ये आपको चारों पॉसिबल केसेस अच्छे से आने चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन ज़रा देखिएगा, डॉपलर इफेक्ट की सबसे पहली एप्लीकेशन है रेडार। रेडार क्या है? रेडार ये दो लफ्ज़ है, आर ए से बनेगा, बेसिकली तो रेडियो बनता है लेकिन हम इसमें वेव भी इस्तेमाल कर लेते हैं, रेडियो वेव, और आगे डी से ये बनेगा डिटेक्शन, और ए से एम्पलीफिकेशन नहीं बनता, ए से कुछ बच्चे एम्पलीफिकेशन लिखते नहीं, ए से बनेगा एंड, और आर से रेंगिंग, यानी कि उसकी रेंज जो है वो है। तो रेडार स्टैंड फॉर द रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रिंगिंग, रेडियो वेव डिटेक्शन एंड रिंगिंग इसको डिनोट करता है। अब अच्छा, ये बेसिकली फिनोमेना होता क्या है कि ये देखें, ये रेडार है, और ये रेडार आपके पास, ये ज़रा नोट करें, ये ब्लू कलर की आपके पास, यानी कि यहाँ पे ये नोट करना, ये देखें, ये आपके पास ये वेव इस तरीके से, ये इस तरह से ये वेव आपके पास जा रही है। अब इस तरीके से जब ये वेव जाएगी तो अब यहाँ पे ये सोर्स है, यानी कि ये कोई भी ऑब्स्टेकल है, जहाज़ हो सकता है, इससे वेव टकरा के वो वापस आएगी। तो अगर तो यहाँ पे ये इस तरफ आ रहा है तो वेव कंप्रेस होगी, यानी कि उसकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज़। तो यहाँ पे नोट कर लेना कि इसके अंदर जो है ये वाला ऑब्ज़र्वर है और ये आपके पास सोर्स है। हालांकि वेव जिसने करनी उस यहाँ पे कोई फिनोमिना हुआ, यहाँ से ये सोर्स है और ये रेडार है जिसने ऑब्ज़र्व करना है, और अगर ये सोर्स जो है वो इसकी तरफ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी, यानी करेगा व्हेन सोर्स मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्व अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, यानी कि वेवलेंथ में कमी आएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर ये सोर्स बच्चे अवे जाएगा तो क्या लिखा हुआ है? व्हेन सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ होएगी। तो यहाँ पे ये देखो, ये एक आपके पास रेडार सिस्टम है, ये एक रेडार है, और ये एक उसके अंदर जो है वो एक प्लेन आ रहा है, यानी कि बॉर्डर एरिया के ऊपर रेडार लगे होते हैं, और अगर कोई भी प्लेन हमारे बॉर्डर की तरफ आए तो रेडार उसको डिटेक्ट करती है। अब ये रेडार है, यहाँ से देखो ये वेव जा रही है, और ये वेव इससे यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट होके क्या आएगी? वापस आएगी। अगर तो इस रिफ्लेक्टेड वेव की इस तरीके से क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो ऑब्स्टेकल, वो प्लेन आपके बॉर्डर की तरफ, आपके रेडार की तरफ आ रहा है। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से जो है, यानी कि ये देखो ये वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो ऑब्स्टेकल या वो प्लेन हम आपके रेडार से अवे जा रहा है। तो इस तरह रेडार बॉर्डर की सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये वाली रेडार इस्तेमाल करते हैं कि रेडार आपकी जो है कोई भी चीज़ है जिसको इसने डिटेक्ट करना है, वो रेडार उसको आइडेंटिफाई करेगी कि वो बॉर्डर की तरफ आ रही है या उससे अवे जा रही है, तो इन दोनों को वो अच्छे से डिटेक्ट कर लेती है। तो ये, और एक अहम बात, रेडार जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करती है, जो है वो माइक्रोवेव यूज़ करती है, वो साउंड वेव यूज़ नहीं करती, और इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव यूज़ करती है। तो ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव चूँकि लाइट होती हैं, और लाइट ज़्यादातर अथेंटिक, इनकी स्पीड ज़्यादातर हवा में जो है वो 3 × 10⁸ होती है। ये वाटर में अच्छा यूज़ नहीं इसका होता, क्योंकि वाटर में इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो ये इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन है रेडार। रेडार में बस यही आपने लिखना है कि रेडार क्या करती है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स एमिट करती है, और उसके एरिया में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल उसकी तरफ आ रहा है तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और अगर उसमें अवे जा रहा है तो वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैंने शायद उलट बोल दिया, नहीं, अगर ऑब्स्टेकल आपकी तरफ आ रहा है तो वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, और अगर वो अवे जा रहा है तो वेव की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। वेवलेंथ इसका उलट है, तो आप इसे समझ लीजिएगा। और फ्रीक्वेंसी में जो है वो चेंज है, दैट्स कॉल्ड द डॉपलर इफेक्ट, और वो किस वजह से आता है? रिलेटिव मोशन की वजह से। अगर एक प्लेन वहाँ पे बॉर्डर एरिया के ऊपर एक सर्टन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टैटिक है तो रिलेटिव मोशन नहीं है, तो जो आपका जो है वो रेडार उसको डिटेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट देखिएगा, इसकी सेकंड एप्लीकेशन है सोनार। सोनार है, अब आपके पास यहाँ पे एस ओ से बनेगा साउंड, और एन से बनेगा नेविगेशन, ए से बनेगा एंड, और आर से बनेगा रिंगिंग। तो साउंड, नेविगेशन एंड रिंगिंग, ये इसका एब्रीवेशन है। सोनार स्टैंड फॉर दी, और सोनार बेसिकली एक टेक्निक है जिससे हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं अंडर वाटर। वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है। नंबर 1, मेजर दी सी बेड। सी बेड का मतलब है कि यहाँ पे देखो ये आपके पास सी के ऊपर एक सोनार है, और सोनार क्या करेगी? एक अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजेगी। कौन सी? अल्ट्रासाउंड।
और अल्ट्रासाउंड वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होती है। बेसिकली ये आवाज़ है लेकिन हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि हम मैक्सिमम ह्यूमन ईयर 20,000 फ्रीक्वेंसी तक साउंड को सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते। तो ये क्या करेगी, यहाँ से साउंड वेव बनेगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे S=VT, और स्पीड आपको इसका मालूम होता है। टाइम हम नोट कर लेते हैं कि कितने टाइम में आई और रिफ्लेक्ट होके वापस गई। तो इस तरीके से फार्मूले को यूज़ करके हम यानी कि सी बेड यहाँ पे इसकी जो है वो विड्थ जो है वो डेप्थ हम निकाल लेते हैं। सी बेड का मतलब है कि डेप्थ ऑफ सी हम इसे पता कर लेते हैं। दूसरा है डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स बाय एक्सोटिक इको। मतलब इको होता है गूंज को कहते हैं, कि एक गूंज के ज़रिए हम अंडर जो है वो वाटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करें। ये ज़रा आपके डायग्राम पे इस पे आप गौर करें कि इस डायग्राम के ऊपर आप ज़रा देखिएगा कि ये रडार है और ये सोनार है, और ये देखो आपके पास साउंड वेव्स एमिट कर रही है, और उस साउंड वेव इससे भी रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, इससे भी रिफ्लेक्ट। तो इसने इन सारे ऑब्जेक्ट को जो अंडर वाटर्स हैं वो ये साउंड अच्छे से उसको डिटेक्ट कर रही है। ज़रा नज़र आ रहा है, हाईलाइटर में उसके ऊपर घुमा रहा हूँ। यहाँ से देखो ये आपके पास क्या निकल रही है, साउंड वेव, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो है ये जो है वो नेवी सेलरमैन जो है वो घूम रहे हैं। तो इनको वो अच्छे से यहाँ पे ये सिग्नल जाएगा, और यहाँ पे बैठा हुआ अंदर शख्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि अंडर वाटर कोई ना कोई चीज़ें हैं। डिटेक्ट द सी माइनिंग, और अगर कोई ना कोई माइनिंग कर, उसके बाद बेटा देखो माइंस जिसको हम कहते हैं, अब कहते हैं लोकेट द सबमरीन जो है इसमें डिटेक्ट द सी माइंस, और कोई भी अंडर अर्थ जो है वो माइंस हैं उनको भी अच्छे से वो डिटेक्ट कर सकती है। लोकेट द सबमरीन एंड एंटी मरीन वेपन, और सबमरीन अगर आपके पास कहीं पे है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकती है, और एंटी सबमरीन यानी कि उसको जो तबाह करने वाली गन होती है उसको भी वो डिटेक्ट कर सकती है। तो ये सोनार के जो है वो एप्लीकेशंस हैं कि सोनार स्टैंड फॉर द साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, और ये सी बेड को निकालने के वाटर एक जो है वो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को जो है वो क्या करने के लिए उसको सर्च करने के लिए बाय इको के ज़रिए डिटेक्ट द सी माइनिंग करने के लिए, लोकेट द सबमरीन और एंटी सबमरीन इसको डिटेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद है ये स्पीड ऑफ स्टार। स्पीड ऑफ स्टार कैसे मेजर करती है कि बाय कंपेयरिंग द लाइन स्पेक्ट्रम कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार एंड लाइट एमिटेड, यहाँ पे लफ्ज़ लिखना था एमिटेड, और ये आप यहाँ पे ई इसमें आना है, ये गलती से एमिट ई मिस हो गया, ये नोट कर लेना। एमिटेड फ्रॉम द लेबोरेटरी सोर्स डॉपलर शिफ्ट कैन बी मेजर्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्टार। मतलब बच्चों देखो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट की, कि बाई कंपेयरिंग द लाइन स्पेक्ट्रम, यानी कि अब आपके पास ये बच्चे एक स्टार है और उसमें से जो लाइट वेव निकल रही है, जो आपके पास वेव निकल रही है उसकी वेवलेंथ मेजर करते हैं। ठीक है ना, कंपेयरिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार, एक स्टार से लाइट आ रही है, जो है स्टार से लाइट जब आएगी तो वो एक उसकी एक सर्टन वेवलेंथ होगी, और वो वेवलेंथ मेजर करेंगे और उसी सोर्स की एक लेबॉर्ट्री में वेवलेंथ मेजर करेंगे, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे और दोनों के कंपैरिजन में पता चलेगा कि वेवलेंथ जो आपको स्टार नज़र आ रहा है उसकी कितनी है और जो लेबॉर्ट्री में मेजर की है उसकी कितनी है, दोनों में जो डिफरेंस है वो आप पता कर सकेंगे। ठीक है, तो ये स्टार है। अगर बच्चों स्टार जो है वो आपकी जो है वो सोर्स यानी कि जो रडार है या जो टेलीस्कोप जिसके ज़रिए आप मेजर करते हो उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसके स्टार की लाइट आपको ब्लू नज़र आएगी, और अगर वो स्टार आपकी टेलीस्कोप से अवे मूव कर रहा है तो उसको वो क्या आएगी, वो रेड दिखाई देगी। क्यों, ये देखो ये बच्चे अर्थ है, और अगर स्टार जो है वो अवे जा रहा है, यहाँ से ये देखो अवे जा रहा है तो वो आपके रेड दिखाई देगा, अगर वो उसकी तरफ आ रहा है तो ब्लू दिखाई देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है विजिबल रीजन में वो रेड है, तो अगर वो अवे जा रहा है तो वो रेड लाइट आपको, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, अगर वो इस तरफ आ रहा है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। वो वेवलेंथ कंप्रेस होगी तो जब से जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विजिबल रीजन में है वो ब्लू कलर है, और ब्लू कलर आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आपके पास ये पता चल जाता है कि किस तरीके से आपको ब्लू लाइट अगर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्टार जो है वो आपके ज़मीन की तरफ आ रहा है, और अगर रेड लाइट नज़र आ रही है
तो इसका मतलब है कि स्टार अवे जा रहा है। तो इसी तरह रेड और ब्लू शिफ्ट से पता चल जाता है कि स्टार्स की मूवमेंट क्या है, और फिर स्टार की जो है यहाँ पे स्टार सोर्स है जो कि लाइट को एमिट कर रहा है, और इसी तरह हम वही फार्मूला यूज़ करके गिवन सोर्स मूविंग अवे या टूवर्ड, तो हम उनके यूएस यानी कि रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टार जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी वही है व्हेन स्टार्स दे मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, जो है वो आपके कहता है कि वेवलेंथ अवे करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा और रेड शिफ्ट निकालेगा। तो अब अगर वो अवे मूव करेगा सोर्स, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर यहाँ पे ये देखो ये वाला अवे मूव करेगा तो ये यूज़ करेंगे, यहाँ से ये इस तरफ, ये दोबारा लिखा मैंने अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ये इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ से आप यूएस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर बच्चे अवे जाएगा तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी, और इन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो विजिबल रीजन में है वो आपके पास रेड कलर है। और इसी तरह व्हेन स्टार मूविंग, जब स्टार मूव करेगा टूवर्ड द अर्थ, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम डिक्रीज़ होगी, और वेवलेंथ अगर डिक्रीज़ होगी तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विजिबल रीजन में है वो ब्लू कलर है, तो आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्स की मूवमेंट भी डॉपलर इफेक्ट की मदद से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बचे है ट्रैप द स्पीड ऑफ ए कार, कि मोटरवे के ऊपर, हाईवे के ऊपर अगर कोई भी व्हीकल्स जा रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, तो उसकी स्पीड जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मोटरवे के ऊपर डिफरेंट पॉइंट के ऊपर जो है वो मोटरवे पुलिस ने इस तरह से एक वेव्स गन लगाई होती हैं, ये ज़रा नोट करो, ये आपके पास यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये वेव्स गन है और गाड़ी आ रही है, और ये आपके पास इस तरीके से वेव भेजेगी और वो गाड़ी से रिफ्लेक्ट होके आएगी। अगर रिफ्लेक्टेड वेव की जो वेवलेंथ है वो कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, और या उससे एक बढ़ रही है तो अवे जा रही है। तो इस तरह से देखिए कि ये आपके पास यूँ समझ लें कि ये सोर्स है और इसने इस तरह से फ्रीक्वेंसी भेजी, क्योंकि ये इसने इस रिफ्लेक्टिव से जानी, ये बच्चे रिडार गन है, और यहाँ से इस तरफ जाएगा तो ये डिटेक्ट करेगा। तो अगर तो ये इस तरफ जा रही है तो ये देखें फ्रीक्वेंसी कम बढ़ेगी, और अगर इस तरफ जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ उसकी बढ़ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस में इस तरह से आपके पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंस या वेवलेंथ डिफरेंस निकाल के आप उस तरीके से डॉपलर शिफ्ट मायर करोगे और आपको पता चल जाएगा कि जो गाड़ी है उसकी रिलेटिव स्पीड। कहता है कि माइक्रोवेव्स आर एमिटेड फ्रॉम द सोर्स इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट ब्रस्टर्स, के शॉर्ट ब्रस्ट के फॉर्म में माइक्रोवेव्स निकलती हैं। ईच ब्रस्ट रिफ्लेक्टेड बैक बाय एनी मूविंग कार, किसी भी मूविंग कार से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। रिफ्लेक्टेड ब्रस्ट आर डिटेक्टेड इन द डिटेक्टर, और वो वापस ये जो डिटेक्टर है ये डिटेक्ट कर लेता है। और इफ़ दीज रिफ्लेक्टेड बैक देन द डॉपलर शिफ्ट कैन बी ऑब्जर्व, अगर वो अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ मूव कर रही है, स्लो मूव कर रही है, तो मोशन में है तो ऑब्वियसली वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और वेवलेंथ चेंज को जो है वो मशीन मेजर करती है और वो रिलेटिव स्पीड बता देती है कि कितनी है। तो यहाँ पे भी ये एक और एप्लीकेशन है इसकी कि ये डॉल्फिन है, और ये डॉल्फिन के जो है वो यहाँ से ये हेड से क्या कि साउंड वेव्स निकलती हैं। तो देखिए ये भी एक और एप्लीकेशन है, जैसे डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन के हेड से एक जो है वो माइक्रोवेव्स निकलती हैं, और माइक्रोवेव्स आगे जाके आगे इसके कोई भी इसका शिकार है जिस जानवर को इसने जो है वो हिट करना है, तो वहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। तो इससे और इसकी वेव की रिफ्लेक्शन से इको बनती है, और इको से उस इको ऑफ साउंड टेल दी साइज़, उसको वो साइज़ बताती है, शेप बताती है और डिस्टेंस बताती है कि इस डॉल्फिन को अपना टारगेट में वो उसका साइज़ भी बताती है, उसकी शेप भी बताती है और उसका डिस्टेंस भी बताती है कि वो कितना डिस्टेंस जो है वो टारगेट से दूर है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी नोट करना, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना कि 50,000 हर्ट्ज़ होती है। और ये एक दफ़ा एमसीक्यूज़ पूछा गया था कि बताइए ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट या ऐसा कौन सा एनिमल है, ऐसा कौन सा जानवर है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दोनों में लाई करती है। याद रखिए बच्चे कि जो है वो इंफ्रासोनिक तकरीबन ये इसकी यहाँ पे ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, डॉग्स है, ये 500 से लेकर 3500 तक, बल्कि ये 500 से भी कम है, ये तकरीबन 15 से लेकर 15 से लेकर 35,000 तक होती है, और 15 इंफ्रासोनिक में आती है और 35,000 अल्ट्रासोनिक में आती है। तो डॉग एक ऐसा है जो कि 15 से लेकर 35,000 फ्रीक्वेंसी तक जो है
वो साउंड वेव को सुन सकता है। तो डॉग एक ऐसा जानवर है कि जिसकी जो हेयरिंग कैपेसिटी है वो इंफ्रासोनिक से लेकर जो है वो अल्ट्रासोनिक तक है। तो डॉग की जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन ह्यूमन ईयर जो है वो इतनी ज़्यादा वेव को नहीं सुन सकता। तो इट्स ऑल अबाउट जो है वो एप्लीकेशन ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। हमने रडार के सिस्टम में पढ़ा कि रडार इस पर चलती है, हमने सोनार को पढ़ा, बैट्स की डिटेक्शन भी होती है, चमगादड़ आपने देखा होगा, चमगादड़ को हमेशा कहते हैं ना कि रात को नज़र आता है, उसको नज़र नहीं आता। रात दिन को क्या होता है कि जो सूरज की रेडिएशंस हैं वो ज़्यादा ताकतवर होती हैं और बैट्स की जो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए उसे अपने टारगेट का पता नहीं चलता। रात को चूँकि सनलाइट नहीं होती इसलिए उसकी जो रेडिएशन उससे निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, वो टकरा के वापस आती हैं, तो उसे अपने ऑब्जेक्ट जो उसे टारगेट है उसका, उसके साइज़ का, डिस्टेंस का और उसकी शेप का सब कुछ अंदाज़ा हो जाता है। और इसकी याद रखना बैट्स फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज़ होती है। और ये भी बड़ा अहम MCQ है भाई, कौन सा, कि हमारे अंदर जो है ह्यूमन के ब्लड फ्लो है और ब्लड फ्लो को जो हम मॉनिटर करते हैं ये भी हम डॉपलर इफेक्ट के ज़रिए ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि ब्लड फ्लो की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ है उसको भी हम डॉपलर इफेक्ट के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। तो ये बच्चे इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। अगर किसी बात की समझ ना लगी और आप ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।